एक प्यासा बच्चा जिसे पानी छूने की भी इजाजत नहीं थी। वजह क्योंकि वो अस्पृश्य था। यह सिर्फ एक शब्द नहीं था, इसने लाखों लोगों की जिंदगी को एक अंधेरे में धकेल दिया था। लेकिन यही बच्चा एक दिन भारत का सबसे बड़ा कानून लिखेगा और इतिहास को हमेशा के लिए बदल देगा। डॉक्टर अंबेडकर की इस असाधारण यात्रा को अगर समझना है तो हमें सबसे पहले उस दुनिया में चलना होगा जहां वो पैदा हुए थे। एक ऐसी दुनिया जो गहरे अन्याय की नींव पर खड़ी थी। तो ये जो अन्याय था, इसकी जड़ कहाँ थी? इसे समझने के लिए अस्पृश्य शब्द को समझना होगा। ये शब्द आया हिंदू समाज की चतुर्वर्ण व्यवस्था से, जिसने समाज को 4 हिस्सों में बांट दिया: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और इस व्यवस्था में जो सबसे आखिरी पायदान पर थे, उन्हें अछूत कहा गया। मतलब ये एक ऐसी, कह सकते हैं, क्रूर व्यवस्था थी जिसमें आपका जन्म ही आपकी कीमत, आपकी तकदीर सब कुछ तय कर देता था। और ये सिर्फ कोई सामाजिक नियम नहीं था, ये एक बहुत ही क्रूर हकीकत थी। जैसे ये घटना दिखाती है, एक बार सफर में उन्हें और उनके भाई को शाम से रात तक प्यासा रहना पड़ा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि रास्ते में लोगों को यह पता चल गया कि वो अछूत हैं। किसी ने उन्हें पानी तक नहीं पूछा। लेकिन इतने बड़े भेदभाव के बीच भी कभी कभी कुछ लोग ऐसे मिल जाते थे जो एक अलग दुनिया की उम्मीद दिखाते थे। उनके एक टीचर थे, एक ब्राह्मण, जिन्होंने न सिर्फ उन्हें पढ़ाया बल्कि उन्हें अपना सरनेम अंबेडकर भी दे दिया। और यही नाम आगे चलकर उनकी पहचान बन गया। इस पूरे अंधेरे के बीच उम्मीद की एक ही किरण थी, एक ऐसा हथियार जो इन सदियों पुरानी जंजीरों को तोड़ सकता था, और वो थी शिक्षा। उनकी इस अविश्वसनीय यात्रा की नींव रखी उनके पिता श्री रामजी मालोजी अंबेडकर ने। वो सेना में सूबेदार थे और एक बहुत ही सख्त अनुशासन वाले इंसान थे। उन्होंने ठान लिया था कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, वो अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा जरूर देंगे। और उनकी ये जो इच्छा शक्ति थी, वो कमाल की थी। इसका एक बेहतरीन उदाहरण देखिए। जब उनकी जाति की वजह से उन पर संस्कृत सीखने का दरवाज़ा बंद कर दिया गया, तो उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि उन्होंने फारसी भाषा को चुना, उसमें महारत हासिल की और सबसे ज़्यादा नंबर भी लाए। तो ये बात तो साफ थी कि ज्ञान के लिए उनकी जो प्यास थी, वो उस पूरी व्यवस्था से कहीं ज़्यादा मजबूत थी जो उन्हें दबाना चाहती थी। इतनी मुश्किलों के बावजूद उन्होंने 1907 में अपनी मैट्रिक की परीक्षा पास की, जो उस समय एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। चलिए, अब इस व्यक्तिगत संघर्ष से आगे बढ़कर राष्ट्रीय संघर्ष की ओर चलते हैं, क्योंकि अब एक नया आज़ाद भारत अपनी सबसे बड़ी चुनौती का सामना करने वाला था। साल 1947 में भारत आज़ाद हो गया। आज़ादी तो मिल गई, लेकिन अब नए राष्ट्र के नेताओं के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा था। एक ऐसा सवाल जो लाखों लोगों का भविष्य तय करने वाला था। सवाल था, ये देश चलेगा कैसे? अब इसी सवाल का जवाब देने के लिए बनाई गई संविधान सभा, और यहीं पर इतिहास ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। सोचिए, जिस इंसान को समाज ने बुनियादी अधिकारों तक से दूर रखा, उसी इंसान को अब पूरे देश का भविष्य लिखने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। जी हां, डॉक्टर अंबेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, और इस कमेटी का काम था देश के लिए एक ऐसा मजबूत कानूनी ढांचा तैयार करना, एक ऐसा दस्तावेज जो करोड़ों लोगों के हक और उनके भविष्य की गारंटी बने। अब इस तस्वीर में जो बात सबसे दिलचस्प है, वो है इसका विरोधाभास। वो लड़का जिसे स्कूल में सबसे अलग जमीन पे बिठाया जाता था, आज देश के पहले कानून मंत्री के तौर पर शपथ ले रहा था। ये काम बहुत बहुत बड़ा था, और जैसा कि उनके साथी टी कृष्णामाचारी ने कहा भी, संविधान का मसौदा तैयार करने का लगभग सारा का सारा बोझ डॉक्टर अंबेडकर के कंधों पर ही आ गया था। और उन्होंने इस काम को एक ऐसे तरीके से पूरा किया जिसकी तारीफ होनी ही चाहिए। और यहीं से हम उनकी सबसे बड़ी जीत पर आते हैं। ये जीत सिर्फ अपने अतीत पे काबू पाने की नहीं थी, बल्कि एक ऐसे भविष्य को बनाने की थी जहां किसी और को ये सब सहना ही ना पड़े। उन्होंने दुनिया भर के संविधानों को बहुत गहराई से पढ़ा। उनका एक ही मकसद था, एक ऐसा संविधान बनाना जो न सिर्फ हर बात को समेटे, बल्कि वक्त के साथ बदलती जरूरतों के हिसाब से लचीला भी हो। और नतीजा, भारत का संविधान, दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान, जिसे एक एक शब्द बहुत सावधानी से चुनकर लिखा गया था। सबसे बड़ी तारीफ तो खुद संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की। उन्होंने माना कि खराब सेहत के बाद भी डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत मेहनत की, और उन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाना शायद उस सभा का सबसे सही फैसला था। और विडंबना देखिए, जिस लड़के को एक जमाने में समाज के नियमों से ही बाहर कर दिया गया था,
आज वही लड़का पूरे देश के लिए आधुनिक मनु बन चुका था, मतलब एक नए युग का कानून बनाने वाला। उनकी दिमागी काबिलियत का आलम यह था कि उनके साथी उन्हें एक जीनियस मानते थे। श्री ताजमल हुसैन ने तो यहां तक कहा कि वो दुनिया के सभी कानूनों और संविधानों के बारे में सब कुछ जानते हैं, और जो वो नहीं जानते वो जानने लायक ही नहीं है। संविधान तो तैयार हो गया था, लेकिन असली चुनौती तो अब शुरू होने वाली थी। क्या इतने सारे अलग अलग लोग, इतने सारे धर्म और इतनी अलग अलग सोच सच में सिर्फ एक दस्तावेज से एक साथ बन सकते थे? ये वो सवाल था जिस पर नए भारत की पूरी नींव टिकी थी। ये संविधान आखिर बना कैसे, इसकी कहानी अपने आप में एक बहुत बड़ा संघर्ष है। इस पर बात करेंगे हम अगली बार। सोचिए, एक नया नया आजाद देश जो हजारों हिस्सों में बटा हुआ था, उसके लिए एक कानून की किताब बनाना कितनी बड़ी, कितनी मुश्किल चुनौती रही होगी। यही वो सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल सवाल था जिसने उस वक्त के भारत की नींव हिला रखी थी। मतलब देश का पूरा भविष्य ही दांव पर लगा था। और देखिए, इस मुश्किल की गहराई को समझने के लिए हमें इस काम के मुख्य शिल्पकार के शब्दों को ही सुनना होगा। ये सिर्फ देश की बात नहीं थी, संविधान सभा के अंदर भी जबरदस्त मतभेद थे। तो चलिए अब उन मुख्य मतभेदों को समझते हैं जो इस नए राष्ट्र को बनाने से पहले ही तोड़ने का खतरा पैदा कर रहे थे। देखिए, ये कोई छोटी मोटी बहस नहीं थी, बल्कि भारत की आत्मा को लेकर एक बुनियादी लड़ाई थी। एक तरफ एक खेमा था जो चाहता था कि एक मजबूत केंद्र हो, सारी ताकत दिल्ली में हो ताकि देश एकजुट रहे। वहीं दूसरा खेमा चाहता था कि राज्यों को ज्यादा आज़ादी मिले ताकि भारत की जो विविधता है वो बनी रहे। हर एक मुद्दे पर तीखी, जबरदस्त बहस हो रही थी। और इस लगभग नामुमकिन लगने वाली चुनौती का सामना करने के लिए एक शख्स आगे आया, और वो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। उनका विजन, उनका मकसद बिल्कुल साफ था, एक ऐसा संविधान बनाना जो हर एक इंसान को बराबरी का हक दे सके। उनका काम बहुत बड़ा था। इसे आसान शब्दों में समझें तो उन्हें दुनिया भर के सबसे बेहतरीन विचारों में से चुनकर भारत के लिए एक ही नियम की किताब तैयार करनी थी। तो चलिए अब इसमें थोड़ा और अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इस मसौदे को तैयार करने में आखिर कितनी मेहनत और कितना दिमागी काम लगा। अंबेडकर ने ये काम जीरो से शुरू नहीं किया। उन्होंने भारत के लिए सबसे सही सिद्धांतों को चुनने के लिए दुनिया भर के संविधानों को, आप कह सकते हैं, खंगाला। जैसे ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली ली, अमेरिका से मौलिक अधिकारों का आइडिया लिया और कनाडा से संघीय ढांचे की प्रेरणा ली। उन्होंने हर जगह से सबसे अच्छे विचार लिए और उन्हें भारत के हिसाब से ढाला। उनके साथ काम करने वाले लोग भी उनकी इस काबिलियत का लोहा मानते थे। उनके एक समकालीन डॉक्टर P. सीतारमैया ने कहा था कि अंबेडकर की बुद्धि एक स्टीम रोलर जैसी थी जो इस बड़े काम के लिए एकदम जरूरी थी। ये काम कोई 9 से 5 की नौकरी नहीं थी, ये दिन रात बिना रुके चल रहा था। हर एक आर्टिकल, हर एक शब्द को तौल कर लिखा जा रहा था, क्योंकि सोचिए, जरा सी भी चूक देश का भविष्य हमेशा के लिए बदल सकती थी। लेकिन ये सिर्फ कागज पर लिखे नियम नहीं थे, ये एक वादा था। देखते हैं कि ये वादा कैसे समाज को हमेशा के लिए बदलने वाला था। अब आगे बढ़ने से पहले इस एक शब्द को समझना बहुत जरूरी है, अस्पृश्यता। ये वो सदियों पुरानी प्रथा थी जो लोगों के एक बड़े समूह को उनके बुनियादी मानवाधिकारों से भी दूर रखती थी। एक बहुत बड़ा अन्याय था जिसे खत्म करना था। और फिर 29 अप्रैल 1947 को एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया। संविधान सभा ने एक झटके में इसे हर रूप में खत्म करने का प्रस्ताव पास कर दिया। ये ऐलान कर दिया गया कि अब से कोई भी अस्पृश्य नहीं रहेगा। तो सबसे जरूरी बात पता है क्या है? ये संविधान सिर्फ एक कानून की किताब नहीं थी, बल्कि यह समाज को बदलने का एक जबरदस्त औजार था। एक ऐसा हथियार जो हर नागरिक को बराबरी और आजादी की गारंटी दे रहा था। तो इस पूरे काम में, इस ऐतिहासिक कोशिश में कितना वक्त लगा? पूरे 2 साल, 11 महीने और 18 दिन। ये नंबर अपने आप में एक कहानी है, उस बेहिसाब मेहनत, समर्पण और त्याग की जो इस महान काम को पूरा करने में लगा। और इतने लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया। वो दस्तावेज तैयार था। पूरी सभा में एक उम्मीद भरी खामोशी थी, क्योंकि हर कोई जानता था कि भारत का भविष्य अब तय होने वाला है। लेकिन बड़ा सवाल ये था, क्या कागज पर लिखा ये वादा हकीकत में सबको बराबरी दे पाएगा? और क्या
इसे बनाने वाले, इसके मुख्य शिल्पकार डॉक्टर अंबेडकर खुद इसके नतीजों से संतुष्ट थे? ये वो सवाल है जो हमें कहानी के अगले हिस्से की ओर ले जाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के जीवन के उस चैप्टर के बारे में जिसके बारे में ना बहुत कम बात होती है। उनके जीवन का आखिरी और शायद सबसे सबसे क्रांतिकारी दौर। सोचिए, जिस इंसान ने भारत को उसके अधिकारों की सबसे बड़ी किताब हमारा संविधान दिया, उन्हें ही आखिर में ऐसा क्यों लगा कि उनका काम अधूरा रह गया? यही तो सवाल है ना? एक तरफ इतनी बड़ी कामयाबी और दूसरी तरफ एक गहरी निराशा। आखिर ऐसा हुआ क्यों? तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उस दौर से जब भारत एक नए राष्ट्र के तौर पर जन्म ले रहा था और उस जन्म के केंद्र में थे डॉक्टर अंबेडकर। अपने करियर के बिल्कुल पीक पर इस नए देश के कानूनों के कह सकते हैं चीफ आर्किटेक्ट। आखिरकार वो दिन आ ही गया। भारत का संविधान बनकर तैयार था। सोचिए, एक ऐसा दस्तावेज जो हर एक इंसान को बराबरी का वादा कर रहा था। ये कोई मामूली पल नहीं था। पूरे देश के लिए ये गर्व और उम्मीद से भरा एक ऐतिहासिक लम्हा था। लेकिन ठीक इसी ऐतिहासिक मौके पर संविधान को अपनाने से बस कुछ ही दिन पहले डॉक्टर अंबेडकर ने एक चेतावनी दी, एक भविष्यवाणी की जो आज भी उतनी ही सच लगती है। उन्होंने कहा कि हम एक ऐसे दौर में घुसने जा रहे हैं जो विरोधाभासों से भरा होगा। तो सवाल यह है कि इस विरोधाभास का मतलब क्या था? देखिए, मतलब बहुत सीधा था। कागज पर यानी राजनीति में हम सब बराबर थे, एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य। लेकिन असल जिंदगी में हमारे समाज में जाति और वर्ग के नाम पर एक बहुत गहरी खाई थी। सबको बराबर मौके और इज्जत नहीं मिलती थी। बस इसी गहरी खाई को डॉक्टर अंबेडकर साफ साफ देख पा रहे थे। और बस यहीं से शुरू होता है उनके मोहभंग का दौर। वो चेतावनी जो उन्होंने दी थी ना, वो अब एक कड़वी सच्चाई बनकर उनके सामने खड़ी थी। और ये सब तब हो रहा था जब वो खुद देश के कानून मंत्री थे। देखिए, कानून मंत्री बनकर वो पूरी तरह तैयार थे। उनका मकसद साफ था, संविधान में जो सिद्धांत लिखे हैं उन्हें अब जमीन पर उतारना है। उन्हें उम्मीद थी कि अब वो सच में सामाजिक बदलाव ला पाएंगे। और इस बड़े बदलाव का सबसे बड़ा जरिया था हिंदू कोड बिल। अब यह सिर्फ एक कानून नहीं था, नहीं, ये उनके सामाजिक सुधार के सपने को हकीकत में बदलने का एक बहुत बड़ा कदम था। खास तौर पर महिलाओं को शादी, तलाक और संपत्ति में बराबरी का हक दिलाने के लिए। लेकिन संसद में इसका इतना जबरदस्त विरोध हुआ कि यकीन करना मुश्किल है। बिल को टुकड़ों में बांटने की कोशिश हुई और जब अपनी ही पार्टी से उन्हें वो सपोर्ट नहीं मिला जिसकी उम्मीद थी, तो 27 सितंबर 1951 को उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका था। और यहीं से कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। जब उन्हें लगा कि राजनीति का रास्ता तो बंद हो गया है, तो डॉक्टर अंबेडकर ने समाज की मुक्ति के लिए एक बिल्कुल अलग रास्ता खोजने का फैसला किया। उनका इस्तीफा देना असल में हार नहीं थी, बल्कि ये एक नई रणनीति की शुरुआत थी। उन्हें ये बात बिल्कुल साफ हो गई थी कि सिर्फ कानून बदल देने से समाज नहीं बदलने वाला। तब उन्होंने एक बहुत बहुत बड़ा और हिम्मत वाला फैसला लिया। पहला, हिंदू धर्म को छोड़ना, जिसे वो मानते थे कि वो जाति व्यवस्था की जड़ है। और दूसरा, बौद्ध धर्म को अपनाना, एक ऐसा धर्म जो उनकी नज़र में समानता, तर्क और नैतिकता के सिद्धांतों पर टिका था। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के उस ऐतिहासिक पल पर जिसने भारत के सामाजिक इतिहास की धारा ही मोड़ दी। वो दिन था नागपुर का महान धर्मांतरण। तारीख थी 14 अक्टूबर 1956, जगह नागपुर, और वहां 5 लाख से भी ज्यादा लोग इकट्ठा हुए थे। सोचिए, ये सिर्फ एक इंसान का फैसला नहीं था, ये एक पूरा का पूरा जन आंदोलन बन चुका था। उसी दिन उन लाखों लोगों के सामने उन्होंने पूरी ताकत से ऐलान किया, मैं हिंदू धर्म का त्याग करता हूं। ये शब्द सिर्फ उनके नहीं थे, ये उन लाखों लोगों की आवाज थे जो सदियों से अपमान और अन्याय सहते आ रहे थे। और समझने वाली बात यह है कि ये सिर्फ धर्म बदलना नहीं था, बिल्कुल नहीं, ये उस पूरे सोशल स्ट्रक्चर, उस पूरी सामाजिक व्यवस्था को एक सिरे से नकार देना था जो असमानता पर टिकी थी। सही मायनों में ये एक सामाजिक क्रांति की शुरुआत थी।
इस ऐतिहासिक दिन के कुछ ही हफ्तों बाद उनका शरीर तो नहीं रहा, लेकिन उनका काम, उनके विचार, वो एक ऐसी विरासत छोड़ गए जो कभी खत्म नहीं हो सकती। वो तारीख थी 6 दिसंबर 1956, जब डॉक्टर अंबेडकर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वो तो चले गए, लेकिन जो सपना उन्होंने देखा था, बराबरी का, न्याय का, वो सपना आज भी जिंदा है हमारे बीच। उनकी विरासत कहाँ जिंदा है? वो जिंदा है हर उस स्टूडेंट में जो अपने अधिकारों के बारे में सीख रहा है। वो जिंदा है हर उस आवाज में जो नाइंसाफी के खिलाफ उठती है। और सबसे बढ़कर वो जिंदा है हमारे संविधान में, जो इस देश की बुनियाद है। बस एक बार सोचकर देखें, एक बच्चा जिसे समाज ने पानी तक छूने का हक नहीं दिया था, उसी इंसान ने बड़े होकर एक पूरे देश को उसके अधिकारों की किताब दे दी। यही तो है डॉक्टर अंबेडकर के सफर की असली ताकत। तो फिर अंबेडकर की असली ताकत क्या है? ये किसी एक इंसान की कहानी नहीं है, ये एक विचार की ताकत है, एक ऐसी क्रांति की ताकत जो ना कभी खत्म हुई थी और ना कभी खत्म होगी।